साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है सर्च एंड सीजर से। कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न लोक सेवक हैं उसको ट्रैप करते हैं एसीडी या सीबीआई। उसके बाद जाते हैं उसके घर पे, जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं जो मिले हैं उसके घर पे, उसको जो है ये ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद उसको ये सीज भी कर लेते हैं, या कोई खाता है बैंक में उसको ये फ्रीज भी कर लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज जो है वो बड़ा परेशान सा हो जाता है कि ऑलरेडी आई गॉट ट्रैप्ड एंड इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आई वाज कंपेल्ड बाय द अथॉरिटी टू गिव द आंसर। तो बेसिकली करें तो क्या करें, क्या है आपके अधिकार और क्या है दायित्व अथॉरिटी के। इस पर मैंने काफी जो है रिसर्च किया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सबके साथ जो है साझा करूंगा। और टॉपिक जो है मैं समझाऊंगा आपको सिंपल तरीके से विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेशन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एग्जाम्पल या उदाहरण, ताकि बात जो है आपके समझ में आए आसान भाषा में। और जब भी आप शिकार हो गलत प्रोसीडिंग का, तो किस प्रकार जो है डिफेंड करना है और क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी, एक एक बात को हम खुल के डिस्कस करेंगे। और कुछ डाउट्स भी हैं उसको भी जो है हम चर्चा में लेंगे। तो अपन चलते हैं बोर्ड पे। लेक्चर है सिर्फ 5 मिनट्स का। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लो और एक एक बात को हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज। देखिए, जो मामले हैं एंटी करप्शन के, उसमें सर्च, सीजर, अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन, ये कॉमनली यूज किया है शब्दावली, पर इनका स्कोप जो है अलग अलग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सीबीआई है, ये घर पे गई आरोपी के टू फाइंड आउट द थिंग्स विच आर सस्पेक्टेड और हैविंग कनेक्शन विथ क्राइम। जो ये प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सर्च करना। अगर आर्टिकल मिलते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि कनेक्शन है उनका क्राइम से, तो उन्हें सीज किया जाएगा, और अगर वो अकाउंट्स हैं तो उन्हें फ्रीज किया जाएगा। जिसके लिए कई बार डाउट ये रहता है कि प्रक्रिया क्या फॉलो होगी, 102 सीआरपीसी की, जो वर्तमान में हो गया है 106 बीएनएसएस, या 18A पीसी एक्ट की। जो ये कंट्रोवर्सी है इसको रिजॉल्व कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनिल का, जिसका डेट है 10/12/2025। पावर दोनों ही प्रोविजंस में एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो सीआरपीसी में हो चाहे पीसी एक्ट में हो। किधर हो क्या। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सीजर में जो है बेसिकली फोर्स है, जो अटैचमेंट है यहाँ पर फोर्स नहीं है। और जो कॉन्फिस्केशन है ये अंतिम पड़ाव है। जब क्राइम प्रूव हो जाएगा तो जो कंसर्न प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी कॉन्फिस्केटेड। इसके लिए कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा। क्लियर है। तो ये पावर जो है सिर्फ कोर्ट के पास में। बस ये मोटा मोटा है सिनेरियो, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अब प्रैक्टिकली क्या आती है प्रॉब्लम, कि अक्यूज जो है वो कन्फाइंड है, उसके घर में उसकी वाइफ है या बच्चे हैं या माता पिता हैं। जैसे ही घर में घुसते हैं एसीबी या सीबीआई, दे गॉट पैनिक। और दूसरी बात, उनका जो अक्यूज्ड है घर का, वो कस्टडी में होता है पुलिस की, तो ये फर्दर पैनिक जो है क्रिएट करता है। इन पैनिक दे वर कंपेल्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन और टू कोऑपरेट। जब वो सही बात बता नहीं पाते हैं तो इनका अजम्पशंस क्या आता है कि ऑल अक्यूज पर्सन्स आर गिल्ट, और उसके बाद ये कड़ी कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो आपको यहां पर एक प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन नंबर 1, कि मौके की कार्रवाई में आप कोई भी स्पष्टीकरण जल्दबाजी में ना दें। इन्हें जो भी सर्च करना है ये करें। उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट की कॉपी आपको मिलेगी। उसका स्पष्टीकरण जो है आप दे सकते हैं सब्सिक्वेंटली, पर अगर मौके पे देंगे स्पष्टीकरण विदाउट डिस्कस विथ लॉयर, तो आपका स्टैंड जो है वो प्रॉपर नहीं होगा और बाद में जो है आपको दिक्कत आएगी।
इसलिए लॉयर से डिस्कस किए बिना कोई भी स्टैंड आपको नहीं देना है। ये बात आप नोट डाउन कर लो, ये नियम है बेसिकली, या प्रिकॉशंस मान लो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब ये आर्टिकल सीज कर लेते हैं, कई बार ये आपकी क्वेरी रहती है वकील साहब से भी कि साहब हमारे आर्टिकल जो है कब तक छूट जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डीफ्रीज करना या सीजर या अटैचमेंट को रिमूव करना। यूजुअली आप दाखिल भी करते हो एप्लीकेशन, कई बार कोर्ट स्वीकार करता है एप्लीकेशन और कई बार करता है खारिज। तो बेसिस क्या है स्वीकार का, इसको समझना है। बेसिकली जो भी आर्टिकल सीज होगा उसका होना चाहिए कनेक्शन विद द क्राइम, या तो ऐसा टूल उसने काम किया हो क्राइम में, या वो उस क्राइम से पैदा हुआ हो। कॉमन एग्जांपल क्या है, असेट का, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। तो कुल मिला करके जो भी स्थितियां अर्ज करता है सीबीआई या एसीबी, वो उनको साबित तो करनी है, पर अगर उनके पास एक स्पष्टीकरण है या केस है तो उसको रिपीट करने के लिए आपको अपना देना होगा स्पष्टीकरण। अगर आपके पास नहीं है एक्सप्लेनेशन तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे इस तरह की एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आपके कब्जे से मिला मान लीजिए 12 किलो सोना, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। ये सोना लाया कहां से, इसका सोर्स क्या है? अगर आपके पास आंसर नहीं है, ये आर्टिकल नहीं छूटेगा। इसलिए वकील साहब को एंगेज करने से पहले मैं कुछ टेस्ट बता रहा हूं आपको, मैं जो खुद से कर लो आप, ताकि आपको इजी रहेगा कि हमारा आर्टिकल छूटेगा या नहीं छूटेगा। टेस्ट नंबर 1, कि जो आर्टिकल सीज हुआ है उस पर किसकी ऑनरशिप है, नंबर 1, किसका पोजीशन है, नंबर 2, और क्या हमारे पास इसका सोर्स है, नंबर 3। अगर तीनों ही बातों पर आपके पास एक सही उत्तर नहीं है या एक लीगल आंसर नहीं है, यू कुड नॉट बी सक्सीडेड। जल्दबाजी में काउंसिल बुक करते हो और कई बार वो भी प्रॉपर जो है आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, फिर नुकसान जो है खाना पड़ता है आपको। आपके पास से मान लीजिए मिला कैश 12 लाख रुपए का, और आप चाहते हैं इसको सीज से बाहर करना, ठीक है जी। तो इस कैश का सोर्स क्या है, क्या ये आपकी इनकम से आया है, क्या ये फाइनेंस से आया है या इन्वेस्टमेंट से आया है, इस बारे में आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर उत्तर नहीं है तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, ये बात दिमाग में सेट कर लो। कई बार लोगों को देखा है मैंने, अर्जी बना देंगे जल्दबाजी में, ना तो उसमें होता है एक्सप्लेनेशन और ना ही होता है सोर्स का ऑथेंटिकेशन। अंतोगत में होता है नुकसान और अर्जी जो है वो कोर्ट करता है खारिज। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अर्जी दाखिल करना तो आसान है, पर आपका स्पष्टीकरण क्या है वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए। इफ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एंड इट इज नॉट हैविंग द प्लॉजिबल इफेक्ट, इट इज नॉट एज पर द नॉर्म्स, वहां बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। और इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो इनकी कार्रवाई है उसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि जो कंसर्न आर्टिकल है उसको क्या था बेसिस सस्पेक्ट मानने का, दूसरी बात उसका डायरेक्ट लिंक क्या है क्राइम से। अगर दोनों बातों पे उत्तर नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2012 वॉल्यूम 6 SCC पेज 760, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। तो नटशेल में हम ड्राइव कर सकते हैं 4 महत्वपूर्ण निष्कर्ष। पहली बात तो ये कि जब भी ये सर्च करेंगे या सीजर करेंगे, आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है, मौके पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। जो भी स्पष्टीकरण है वो देना है सब्सिक्वेंटली, जब भी आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ सीजर, उसके बाद में। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जब भी आप दें स्पष्टीकरण, कंसल्ट करें लॉयर से, ताकि आपका इफेक्टिव स्टैंड जो है रिकॉर्ड पर रहे। अगर आपका इफेक्टिव स्टैंड रिकॉर्ड पर नहीं होगा, बाद में आपको जो है ट्रबल आएगा। तीसरी बात, जो भी सोर्स है या जो भी ऑथेंटिकेशन है उस पर विशेष जो है ध्यान रखें, अदरवाइज यू माइट बी इन द ट्रबल। और चौथी बात, ये भी अश्योर करें कि डायरेक्ट लिंक क्या है उस आर्टिकल का विद द क्राइम। क्या वो एज अ टूल यूज हुआ है या कंसर्न क्राइम से वो ड्राइव हुआ है या पैदा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ असेट की। अगर आपने ये बातें ध्यान रख ली
और उसके बेसिस पे आपने प्रोसीड किया तो वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के प्रोसीजर लेफ्ट पर जो है काम करना है। क्लियर है? इसके अलावा 2 एडिशनल पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा कि जब भी ये लोग सर्च करेंगे या सीजर करेंगे, इनको फॉलो करना है 105 185 BNSS को। नंबर 2, जो भी सर्च एंड सीजर है उसको रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को। अगर ये नहीं हुआ है, वी कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपसे ये कि जल्दबाजी ना करें, बात को समझें, उसके बाद ही जो है प्रोसीड करें। साथियों, मेरे एक मित्र मुझसे कहा करते थे कि जल्दबाजी में अगर डिसीजन लोगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, अभी तो नुकसान जो है आपका हो जाएगा। तो वही बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मौके में घबरा गए, पैनिक में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए, तो फायदा कुछ नहीं होगा आपको। इसलिए जो हो रहा है उन्हें तो क्लियर है, उन्हें जो कार्रवाई करनी है करने दो, और जो कार्रवाई के बाद उसका लिस्ट आएगा उसको ऑब्जर्व करो। उसके बाद जो है दो स्पष्टीकरण, और मौके में कोई स्पष्टीकरण आपको नहीं देना है, फिर भी इंसिस्ट करते हैं यू में कॉल द लॉयर, ये आपका लीगल राइट है। अगर अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है एज पर सेक्शन 38 और BNSS, तो आप कोर्ट में जो है दाखिल कीजिए आपत्ति। बेसिकली कोर्ट आपकी बात सुनने के लिए है। आपके माइंड में डर क्या बैठता है कि यदि हम कोर्ट जाएंगे, बात को कहेंगे तो उल्टा जो है नुकसान हो जाएगा हमारा। देखो, जब केस ही बन गया, मुलजिम बन गए, आप बन गए आरोपी, अब क्या नुकसान आपका होना है बाकी? अब नुकसान तो आपका हो चुका है, अब बचना कैसे है, उसके लिए पैतरे क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। इसलिए प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करो, उसका लीगल एंगल जो है ऑब्जर्व करो, और जवाब जब भी देना है वो हमेशा ही देना है आफ्टर हैविंग द कंसल्टेशन विद द लॉयर। कोई भी जवाब आपका अगेंस्ट लॉ या इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जब भी कार्रवाइयां हैं इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, और कंसर्न जो स्टैंड है वो आपका होना चाहिए प्लॉजिबल। मींस जो कंसर्न आर्टिकल है आपको ये शो करना है कि इट इज नॉट द आउटकम ऑफ द क्राइम, इसका हमारे पास जो है प्रॉपर सोर्स है, और सोर्स जो है लेजिटिमेट है। अगर आपने इस विषय पर, इस स्थिति पर काम कर लिया, निश्चित तौर पर देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो चीजें हैं आसान, पर उस पर जो है काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो वहां पर नुकसान जो है आप ही खा जाओगे। इधर हो गया। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।